नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जिसकी चर्चा हो रही है, 6 नए मंत्री इसमें शामिल होंगे। नए मंत्रियों के लिए विधानसभा में कमरे तैयार हो रहे हैं। कई मंत्रियों के अधिकारियों में भी कटौती हो सकती है। कई मंत्रियों की ताकत बढ़ सकती है, यानी कि कुछ मंत्रियों के अधिकार कम किए जा सकते हैं, कुछ की ताकत बढ़ाई जा सकती है। अरविंद शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे शर्मा। 2 मंत्रियों के निधन की वजह से सीटें भी खाली हुई हैं। चेतन चौहान और कमला रानी वरुण जो हैं उनका निधन हो चुका है। 4 फरवरी को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि जिन नामों पे सस्पेंस है वो सामने आ जाएंगे। कुछ का कद बड़ा हो जाएगा, कुछ की ताकतें घटाई जाएंगी। एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड काफी पहले से तैयार किया जा रहा था परफॉर्मेंस के हिसाब से और लोगों के अंदर जो एक इमेज है उसके हिसाब से भी। तो अब ये 6 नाम 4 फरवरी को सामने आ जाएंगे। और आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत लखनऊ में सीएम योगी खुद करेंगे। डफरिन अस्पताल में जो है वहां से इस अभियान की शुरुआत होनी है। सीएम बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगे। सुबह 10 बजे का वक्त तय हुआ है इस कार्यक्रम के लिए और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को ये खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टियों के साथ चर्चा करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर बात होगी। सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद जो है विनायक राउत और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने किसान आंदोलन पर बोला। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22 23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफ़र किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की बात पर आभार जताया कि सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और जो उन्होंने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे सरकार। किसान आंदोलन अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे तो तुष्टीकरण की सियासत भी शुरू हो गई। महापंचायत में मन से अल्लाह अकबर के नारे भी गूंजे। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत जी को अगर कहीं पसीना भी गिरेगा तो वह सिख कौम अपना खून बहा देगी, अपना खून बहा देगी। जिस मंच से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ था उसमें कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन भी मौजूद थे। ये वो नाहिद हसन हैं जो मुसलमानों से एक धर्म विशेष के लोगों का सामान नहीं खरीदने की वकालत कर चुके हैं। शामली और कैराना में जब पलायन कराने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हुई तब नाहिद ने ये बयान दिया था। सुनाते हैं आपको। राकेश टिकैत जी को अगर कहीं पसीना भी गिरेगा भाई साहब बढ़ोतरी है, मैं मार्गदर्शन करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा
राकेश टिकैत जी का वो बयान, हम आज पूरा सिख समाज उनके ऋणी है उस बयान से। और मैं यकीन भी मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हमारे तो किसान पंचायत में एक और विवादित बयान मंच से दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के बेहद करीबी माने जाने वाले गुलाम मोहम्मद जौला ने जाटों को लेकर खुले मंच से विवादित बयान दिया। जौला ने मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिलाते हुए जाटों को जमकर कोसा। कहा कि जाटों ने मुसलमानों को मारने की गलती की थी। दो डाटे सच सब बोल रहे हो, जरा सी दो बात सुन लो। गलती हुई तो अरे सुन लो भाई, एक गलती तो यो करी, तुम सारे झूठ तो नहीं बोले जब तो है चौधरी साहब मारे मानने। एक गलती तो करी अगर जीत हरा, दूसरी गलती हो करी मुसलमान मारे। तो दोस्तों ये जाट तो किसान महापंचायत में कई विवादित बयान और नारे भी लगाए गए, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। राकेश टिकैत जी का वो बयान, हम आज पूरा सिख समाज उनके ऋणी है उस बयान से। और मैं यकीन भी मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हमारे कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर के नारे लगे और जाटों पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर दंगे सभी को याद होंगे उस वक्त क्या हुआ था। और अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन है, बातें किसानों की होनी चाहिए। तो कुछ लोग अपनी कुंठा निकालने के लिए शायद इस मंच को सबसे मुफीद समझ रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो महापंचायत में विवादित नारे गूंज रहे हैं, विवादित बोल सामने आ रहे हैं, उसके बाद दो बातें इन राजनीति करने वालों से भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब सुनवाते हैं आपको सीएम योगी के सूचना सलाहकार शैलमणि त्रिपाठी ने फोन पर न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कहा। उनको अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसा मंच है जिसपे गुलाम मोहम्मद वहां पर मौजूद थे। ये गुलाम मोहम्मद वही है कि जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जब दो जाट युवक थे सचिन मलिक और गौरव मलिक, जब उन्होंने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, तो ये गुलाम मोहम्मद ने जो उपद्रवी थे, जो आपराधिक पक्ष के लोग थे, उनके साथ जाके खड़े हुए थे। और उन्होंने कल मंच से खुलेआम ये कहा कि जाटों ने गलती की कि मुसलमानों को मारा। खुलेआम मंच से ये कहना कि जाटों को गुनाहगार ठहराना, जाटों को अपराधी ठहराना, जाटों को ये कहना कि मुसलमानों के वो हत्यारे हैं, साथ ही अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। आप देखिए नाहिद हसन उस मंच पर मौजूद थे जो कि खुलेआम ये कहते हैं कि नहीं, जाटों से कोई सामान मत खरीदो, केवल मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदो, ताकि जाट पूरी तरह पर बर्बाद हो जाए। उनकी दुकानों से आप सामान नहीं खरीदेंगे तो उनका कारोबार खत्म हो जाएगा, वो यहाँ से बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो ये कहीं से भी अगर आप देखिएगा, उस पर संजय सिंह मौजूद थे, उस पर जयंत चौधरी मौजूद थे, जो कि लव जिहाद को लेकर एक तरह का समर्थन दे रहे हैं। लव जिहाद को कह रहे हैं कि नहीं लव साहब, लव जिहाद का कानून बना के उत्तर प्रदेश की सरकार ने गलत किया। उधर अमरोहा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी को पार्टी ने हटा दिया। अश्लील वीडियो कांड में फंसे ब्रजेश चौधरी को जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया है। उनकी जगह ऋषिपाल नागौर को अमरोहा से बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने दूसरी बार ऋषिपाल पर भरोसा जताया है। और प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत पीटीए ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के करीबी पर कार्रवाई की गई है। धूमनगंज थाना इलाके में कसारी मसारी 100 फीट रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लुकमान नाटे और साबू के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ऑपरेशन माफिया के तहत सूबे में माफिया और गुंडों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज में पीडीए ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई की है। अतीक अहमद के 2 गुर्गों लुकमान नाटे और साबू के घर को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी के 100 फीट रोड पर करोड़ों की लागत से इसका निर्माण किया गया था। आरोप के मुताबिक पीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर इसका निर्माण किया गया था।
गैंगस्टर लुकमान नाटे और उसके भाई शिबू द्वारा अलग अलग मकान जो बना करके और अन्य के द्वारा जो प्राधिकरण की ज़मीन को कब्जा करते हुए निर्माण किए गए हैं, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यह ज़मीन लगभग 2,500 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा ज़मीन है, जिसको ये लोग बाउंड्री वाल और पक्के मकान बना करके अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। दोनों के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि लुकमान नाटे अतीक अहमद का शार्प शूटर है, जबकि साबू उसका भाई है। हरदोई से भी हादसे की तस्वीरें सामने आई। यहां बेकाबू ट्रैक्टर ने कई लोगों को टक्कर मार दी और ट्रैक्टर के सामने जो भी आया वो सबको रौंदता चला गया। हादसा शाहबाद के नवीन गल्ला मंडी के पास हुआ। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खबर है कि बेकाबू ट्रैक्टर के सामने अचानक एक साइकिल सवार आ गया और जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक ने संतुलन खो दिया और एक के बाद एक कई दुकानों को टक्कर मार दी। उसके बाद आगे जाकर पुलिया से टकराया और पलट गया। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। उधर गीता प्रेस की किसी भी किताब में 98 सालों में एक भी विज्ञापन नहीं छपा। इसकी वजह बेहद रोचक है, क्योंकि गीता प्रेस से महात्मा गांधी ने गुजारिश की थी कि वो अपनी पत्रिकाओं में विज्ञापन ना छापे। गीता प्रेस अर्थयुग में भी बापू को दिए वादे को निभा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक गुजारिश को माना रहा है। गांधी जी ने कल्याण पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार से कभी विज्ञापन न छापने का अनुरोध किया था। इसीलिए आज भी आर्थिक परेशानियों के बावजूद गीता प्रेस कल्याण ही नहीं, किसी भी किताब में विज्ञापन नहीं छापता है। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना के बाद 1926 में जब यहां से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होनी थी, तब हनुमान प्रसाद पोद्दार को उसका संपादक बनाया गया था। हनुमान प्रसाद गांधी जी के पास कल्याण के लिए एक लेख लिखने का अनुरोध करने पहुंचे, तो गांधी जी ने तमाम व्यस्तता के बावजूद उन्हें निराश नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्याण नाम की धार्मिक पत्रिका की अब तक 16 करोड़ 25 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। वहीं गीता प्रेस की कुल किताब 70 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी हैं। लेकिन 98 साल के इतिहास में आज तक इन किताबों में एक भी विज्ञापन नहीं छपा है। भावना व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें आप किसी भी तरह का विज्ञापन या किसी अन्य ग्रंथ की समालोचना प्रकाशित न करें तो हमारी समझ से बहुत उत्तम कार्य होगा। तो हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को ये बात जची और उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया कि हमको इसमें किसी भी तरह का विज्ञापन स्वीकार नहीं करना है। मासिक पत्रिका कल्याण के लिए 1926 में पहला लेख लिखने वाले महात्मा गांधी ने स्वाभाविक शब्द के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए एक लंबा लेख लिखा था। इसके बाद भी महात्मा गांधी के कई और लेख और संदेश कल्याण पत्रिका में छपते रहे। नहीं, गीता प्रेस में तो आना जाना नहीं रहा, उनका पत्राचार रहा और वो लेख बराबर भेजते रहे। और कल्याण में कभी उनके लेख लिखते थे, कभी उनके विषय में दूसरे लोग लेख लिख के भेजते थे और वो बराबर लगभग 1950 तक ये छपता रहा है। 1950 में हिंदू संस्कृति जब प्रकाशित हुआ था, उसमें भी उनके न रहने के बाद उन पर एक अच्छा लेख निकला था। महात्मा गांधी ने गीता प्रेस को कई चिट्ठियां भी लिखी हैं, जिसको प्रेस प्रबंधन ने सहेज कर रखा हुआ है। विश्व में सबसे सस्ती दरों पर किताबों की बिक्री करने वाले गीता प्रेस ने महात्मा गांधी के एक अनुरोध को भ्रम वाक्य में बदल दिया था। इसीलिए इस अर्थ युग में भी गीता प्रेस ने पैसों के लिए कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। गीता प्रेस के महात्मा गांधी से कितने आत्मीय संबंध थे, इसका सिर्फ एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी ने एक बार मना कर दिया कि इस संस्था से जो भी किताबें छपें उसमें विज्ञापन ना हो, और उसको मानते हुए आज तक गीता प्रेस ने अपने किसी भी किताब में एक भी रुपए का विज्ञापन नहीं छापा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आपका पसंदीदा नेशनल